बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज से जो है हम रेगुलर अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो आज जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लिनिकल लाइफ में भी आपकी, थ्योरेटिकल लाइफ में भी, आपके एग्जाम्स के लिए भी। नमूनिया को इंशाल्लाह हम 2 दिनों में खत्म करेंगे, कंप्लीट डिटेल के साथ, ठीक है? ताकि जो नॉलेज नमूनिया के बारे में एज ए पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट मेरे पास है, वो आपके पास भी हो। यानी एक क्वालिफाइड डॉक्टर के लेवल पे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नमूनिया समझाऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को पता है। सबसे पहले हम अगर नमूनिया को डिफाइन करें, ठीक है, तो सिंपली, बहुत सिंपली अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं ये कहूंगा इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग। सही है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग इज कॉल्ड नमूनिया। अब लंग्स के अंदर हमें पता है कि 2 तरह के टिश्यू होते हैं। एक तरह का टिश्यू जो है, जिसको हम लंग्स पैरेन्काइमा कहते हैं, दूसरा हमारे पास लंग इंटरस्टिशियम है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा जो है आपके पास, यानी मैं पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो या इंटरस्टिशियम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, लंग्स के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होता है, चाहे वो लंग्स के पैरेन्काइमा में हो या लंग्स के इंटरस्टिशियम में हो, हम कहेंगे कि इस बंदे को निमोनिया हो गया। फिर पैरेन्काइमा में जो इन्फ्लेमेशन है और इंटरस्टिशियम में जो इन्फ्लेमेशन है, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ निमोनिया हैं, इनको फिर हमने डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ, ठीक है। उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सिंपली inflammation of the lung parenchyma or inflammation of the lung interstitium is called pneumonia। अब हमें पता है कि हमारे जो लंग्स हैं, लेट सपोज ये हमारा लंग है, तो हमें पता है कि पेरेन्काइमा किसे कहते हैं? जो लंग्स के वो टिश्यू जो ईयर को लेके जाते हैं, ईयर की ट्रांसपोर्ट करते हैं और जो ईयर की एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, वो आपका पेरेन्काइमा है। जैसे एल्विलाई हो गए और ये छोटे-छोटे ईयरवे हो गए, ठीक है? ये एल्विलाई और ईयरवे ये आपका पेरेन्काइमा है। इसके अलावा ये इर्द-गिर्द जो टिश्यू हैं, ये जो सपोर्ट कर रहे हैं इस एल्विलाई को और इस ईयरवे को, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। तो चाहे इस इंटरस्टिशियम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो या एल्विलाई और ईयरवे जो ब्रोंक्यूल्स हैं, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो, यानी इनको हम पेरेन्काइमा कहते हैं। तो चाहे इस पेरेन्काइमा में इन्फ्लेमेशन हो या इर्द-गिर्द जो सपोर्टिव टिश्यू यानी इंटरस्टिशियम है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो, हम कहेंगे कि ये निमोनिया है। ठीक है? ये सिंपल डेफिनिशन है। अब बेसिकली निमोनिया होता क्या है? उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे लंग्स के अंदर अल्लाह ने डिफेंस सिस्टम बनाए हैं, ठीक है? तो हमें पता होना चाहिए कि जो डिफेंस सिस्टम है लंग्स के अंदर, वो कौन से हैं? और बेसिकली ये डिफेंस सिस्टम जो लंग्स के अंदर है, जब ये फेल हो जाते हैं, जिस तरह आपकी मुल्क की डिफेंस अगर फेल हो जाए तो दुश्मन आपके मुल्क के अंदर इंटर होके आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल इसी तरह लंग्स के अंदर भी एक डिफेंस सिस्टम है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचाता है। तो अगर ये डिफेंस सिस्टम लंग्स का ये फेल हो जाए, तो इस लंग्स के अंदर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, जैसे वायरसेस हो गए, जैसे फंजाई हो गए। ये आते हैं और हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन करते हैं लंग। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे लंग्स के अंदर जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो कौन-कौन से हैं। तो वो हमारे पास, एक तो हमारे पास कफ रिफ्लेक्स है। देखो, जो खाँसी है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है? कफ रिफ्लेक्स क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। दूसरे नंबर पे जो आपका डिफेंस सिस्टम है, वो आपका म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर है। ये मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूँ, लेकिन ये आज इस पे हम फिर थोड़ी-सी बात करेंगे। तीसरी चीज़ आपके एल्वियोलर मैक्रोफेजेस हैं। ये जो 3 चीज़ें हैं, ये आपके लंग्स को इन्फेक्शन से बचाती हैं, इसलिए इसको हम डिफेंस सिस्टम ऑफ लंग्स कहते हैं। और जब ये डिफेंस सिस्टम ऑफ लंग फेल हो जाए, तो अब लंग्स के अंदर
इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म आके इन्फ्लेमेशन कराते हैं और नमूनिया होते हैं। यानी नमूनिया क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपके डिफेंस सिस्टम फेल हो गए थे। अब कफ रिफ्लेक्स किसे कहते हैं? देखो, हमें पता है कि लेट्स सपोज ये आपकी एक ब्रोंकाई है और ये इस तरह डिवाइड हो रही हैं और ये फिर मज़ीद डिवाइड हो रही हैं, ठीक है? अब हमें पता है कि जब कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी दूसरा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आपके इस ईयर वे के अंदर, जिसके अंदर ईयर ने जाना है, जो कि लंग्स की तरफ जा रहा है, जो कि लंग्स के अंदर है, जब इसके अंदर कोई बैक्टीरिया आता है या कोई दूसरा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आता है, वायरस आता है, फंजाई आता है, तो ये जब इन दीवारों के साथ टकराता है, तो एक यहाँ से ब्रेन के पास सिग्नल जाते हैं, ब्रेन के पास कि भई हमारे साथ कोई चीज़ टकराई है। ब्रेन से वहाँ से सिग्नल आते हैं कि भाई तुम कफिंग करो, खाँसी करो। फिर जब आप खाँसते हो, तो खाँसने की वजह से ये बैक्टीरिया को बाहर किक आउट, ऊपर किक आउट कर दिया जाता है, ताकि वो नीचे आपके लंग्स के अंदर ना आ सकें और लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन ना हो सके, यानी निमोनिया ना हो सके। तो ये जो खाँसी है, ये आपको तब आती है, जब आपका जो ईयर वे है, जिसके अंदर ईयर ने जाना है, ये इरिटेट हो जाए, तो आपको खाँसी आती है। और ये खांसी इसलिए आती है क्योंकि ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये डिफेंस सिस्टम है, ताकि अगर इस एयरवे के अंदर कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, कोई डस्ट मटेरियल है, कोई गंदी चीज है, वो जब आप कफ करते हो तो कफिंग से ये ऊपर प्रोपेल हो जाती हैं, ऊपर किक आउट हो जाती हैं, लंग्स में नहीं आती। तो कफ रिफ्लेक्स, आपका ये जो रिफ्लेक्स है, ये कफ रिफ्लेक्स कहलाता है। म्यूकोसीलियरी एस्केलेटर मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि आपके ईयरवेज के अंदर जो है कंटिन्यूअसली म्यूकस सिक्रीट होता है और वो म्यूकस इस तरह की एक लेयर बनाता है अंदर। और आपके जो ईयरवे हैं, मैं इसको थोड़ा-सा ना ईयरवे को थोड़ा-सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज ये एक ईयरवे है, तो इस ईयरवे के अंदर सीलिया होते हैं, ठीक है? ये सीलिया होते हैं इस तरह, और साथ-साथ म्यूकस भी पड़ा होता है, म्यूकस। तो ये जो म्यूकस है और ये जो सीलिया है, ये भी एक डिफेंस सिस्टम है, इसको म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर कहते हैं। इसका काम ये है कि लेट्स सपोज ऊपर से कोई बैक्टीरिया आ रहा था, आपके ईयरवे के अंदर घुस गया, तो ये म्यूकस क्या करते हैं, ये म्यूकस स्टिकी होता है, चिपक जाता है। तो जब बैक्टीरिया इस म्यूकस के साथ लगता है, तो म्यूकस इसको पकड़ लेता है, स्टिक कर लेता है, चिपक जाता है बैक्टीरिया इधर, ताकि बैक्टीरिया नीचे ना जा सके बल्कि इधर ही चिपक जाए। चिपकने के बाद ये जो सीलिया होते हैं, ये इस तरह ऊपर बीट होते हैं, ऊपर, यानी ये इस तरह बीट होते हैं, ये लहरा रहे होते हैं। और जब लेट्स सपोज यहाँ पे एक बैक्टीरिया फंस गया म्यूकस के अंदर, तो ये जो सीलिया है, ये इसको इस तरह करके ऊपर की तरफ किक आउट कर देते हैं, ताकि वो लंग्स के अंदर ना जा सके। तो ये भी आपका जो जो म्यूको सीलियरी एस्केलेटर इसको कहते हैं, क्योंकि ये चीजों को एस्केलेट करता है, ऊपर की तरफ किक आउट करता है, नीचे जाने नहीं देता। ये भी आपका एक डिफेंस सिस्टम है। दूसरा एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। देखो लेट्स सपोज ये आपकी लेट्स सपोज एल्विलाई है, ठीक है? तो इस एल्विलाई के अंदर स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, ठीक है? एम मैक्रोफेज, ये अगर बैक्टीरिया इधर से घुसते घुसाते इधर तक आ जाए, तो ये मैक्रोफेज इस बैक्टीरिया को पकड़ के मार देते हैं, ताकि यहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, इन्फ्लेमेशन ना हो। तो ये आपके तीन जो है डिफेंस सिस्टम है। जब ये डिफेंस सिस्टम आपके फेल हो जाते हैं, तो जो है आपके लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी नमूनिया के होने का खतरा जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब जिस बंदे को नमूनिया हो, उसको जो है रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, यानी कौन से लोगों में नमूनिया के होने का खतरा ज्यादा है? वो लोग जिनमें ये रिस्क फैक्टर्स मौजूद हों, उनमें रिस्क ज्यादा होता है कि इनको नमूनिया हो जाएगा। इसमें सबसे पहले है आपके पास एज। तो एज में क्या है, मोर देन जो 65 ईयर्स के होते हैं, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, और 6 साल से कम उम्र के लोग, जो बच्चे होते हैं।
इनमें रिस्क ज्यादा होता है। क्यों रिस्क ज्यादा होता है? क्योंकि 65 साल से जो ज्यादा उम्र का बंदा होता है उसका म्यूकोसीलियरी एस्केलेटर पुराना हो चुका होता है। 65 साल इस म्यूकोसीलियरी एस्केलेटर ने गुजारे होते हैं। जो कफ रिफ्लेक्स वाले न्यूरॉन्स होते हैं ये कमजोर हो चुके होते हैं, इसलिए इसका डिफेंस सिस्टम वीक होता है, इसका इम्यून सिस्टम जो है मैक्रोफेजेस वगैरह ये वीक होते हैं, इसलिए इनमें चांस ज्यादा होता है, खतरा ज्यादा होता है जो मोर देन 65 हो। और लेस देन 6 जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये चीजें सही तरीके से अभी डेवलप नहीं हो रही होती, म्यूकोसीलियरी एस्केलेटर और इम्यून सिस्टम उनका कमजोर होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, तो इनमें भी रिस्क ज्यादा होता है। एक एज हो गई। दूसरी जो है, जो माल नरिश्ड लोग होते हैं, जिनकी नरिशमेंट, जिनकी जो खुराक है वो सही नहीं होती। जाहिर है अगर आपकी खुराक सही नहीं है तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो आपके ऊपर जो है बैक्टीरिया का और दूसरे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का जो अटैक है और उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन होती है उसका रिस्क ज्यादा हो जाएगा। तीसरी चीज जो है, जो रिस्क फैक्टर बढ़ाती है वो है आपका स्मोकिंग। जो लोग स्मोकर होते हैं, स्मोकिंग क्यों खतरनाक है? क्योंकि जब आप स्मोक करते हो तो जो स्मोक होती है वो आती हैं और वो आपके म्यूकस सिस्टम को और सीलियरी सिस्टम को, खासकर जो सीलिया है, इनको डैमेज करती हैं, इनको कमजोर करती हैं। तो अगर आप लंबे अरसे तक स्मोक कर रहे हो तो आपके ये सीलिया कमजोर हैं, ये सीलिया कमजोर हैं तो अगर बैक्टीरिया इधर आ गया, म्यूकस उसको फंसा तो लेगा, लेकिन अब सिर्फ फंसाने से काम नहीं चलेगा ना, ऊपर तो आपने इसको किक आउट करना था सीलिया की मदद से। सीलिया तो आपके कमजोर हो गए हैं सिगरेट नोशी की वजह से, तो इसलिए ये बैक्टीरिया इधर से फिसलता 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 आपके लंग्स के अंदर आ जाएगा और आपको निमोनिया हो जाएगा। तो जो स्मोकर्स होते हैं उनमें भी जो है रिस्क ज्यादा होता है कि इन लोगों को निमोनिया हो जाएगा। तो चौथी चीज जो है, जिन लोगों को ऑलरेडी कोई लंग डिजीज हो, यानी उसको उनको लंग्स के अंदर ऑलरेडी से कोई और डिजीज चल रही हो, मिसाल के तौर पर एक बंदा है उसको लंग कैंसर है, उसके लंग के अंदर लेट सपोज कैंसर है, तो लेट सपोज अगर यहाँ पे कैंसर है ना, तो कैंसर याद रखो कैंसर के इर्द गिर्द इन्फ्लेमेशन चल रही होती है। तो जब यहाँ पे इस तरह इर्द गिर्द इन्फ्लेमेशन चलेगी तो लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई ना, और इन्फ्लेमेशन जब लंग के अंदर हो इसको हम क्या कहते हैं? निमोनिया। तो अगर किसी बंदे को पहले से कोई और लंग डिजीज हो, उस बंदे में लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी निमोनिया के होने का रिस्क भी ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं, वो भी रिस्क ज्यादा करवाती हैं निमोनिया का। मिसाल के तौर पर आपके पास सल्फोनामाइड्स हो गए, ये आप लोग पढ़ोगे फिर फार्माकोलॉजी में, सल्फोनामाइड्स हो गए, ये भी रिस्क जो है वो ज्यादा करवाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी जो है वो ड्रग हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। और आखिरी चीज जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड किसे कहते हैं? वो बंदा जिसका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो गया हो, यानी कमजोर हो गया हो। तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर जिन लोगों को एचआईवी हो, एचआईवी हो गया हो, या जो लोग स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हों, क्योंकि स्टेरॉइड आपके इम्यून सिस्टम का, स्टेरॉइड एब्यूज, एब्यूज का मतलब है गलत इस्तेमाल करना। जो लोग हद से ज्यादा स्टेरॉइड या गलत तरीके से गलत डोज में गलत वजूहात के लिए स्टेरॉइड यूज करते हैं, स्टेरॉइड भी आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, यानी आपको इम्यूनो कम्प्रोमाइज कर देता है। एचआईवी के पेशेंट में भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं। और बाकी जो हैं, जो बच्चे होते हैं जो माल नरिश्ड, इवन अगर आपकी न्यूट्रिशन कमजोर है तो आपका इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम आपका कमजोर होगा, तो इन लोगों में भी रिस्क फैक्टर जो है वो ज्यादा होगा। समझ आइए आप लोगों को? अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सिम्टम्स ऑफ द नमोनिया, यानी अलामात क्या होंगी या क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। सिम्टम्स भी इसको कहते हैं, क्लिनिकल फीचर्स भी कहते हैं, यानी पेशेंट जब आपके पास क्लिनिक में आएगा तो क्या क्या खसूसियात इसके अंदर होंगी, सिम्टम्स क्या होंगी, क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो क्या होंगी। तो इसमें जो है आपने CDEF याद रखना, ठीक है? CDEF, ठीक है? तो सी से आपने याद रखना है चेस्ट पेन, ठीक है? इसे आपने याद रखना है चेस्ट
पेन। डी से जो है आपने याद रखना है डेस्निया। डेस्निया किसे कहते हैं? सांस लेने में तकलीफ। ई से आपने याद रखना है एक्सोडेट। एक्सोडेट मतलब स्पूटम, जो बलगम होता है। और एफ से आप लोगों ने याद रखना है, सी से चेस्ट में। ये जो नमूनिया अगर किसी बंदे को हो जाए तो उसके चेस्ट में पेन होगी, सांस लेने में इसको तकलीफ होगी, यानी डेस्निया होगा। एक्सोडेट यानी ये जब खांसी करेगा तो बलगम आएगा खांसी के साथ, यानी खुश्क खांसी नहीं होगी, ड्राई कफ नहीं होगा, प्रोडक्टिव कफ होगा। प्रोडक्टिव कफ का मतलब ये है कि खांसी के साथ स्पूटम आ रहा है, बलगम आ रहा है। और एफ से फीवर, बंदे को बुखार भी होगा। हम एक एक चीज को समझते हैं कि भाई इस बंदे को चेस्ट के अंदर पेन क्यों। अब देखें, लेट सपोज इस बंदे को नमूनिया हो गया, लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, ठीक है। ये लेट सपोज लंग्स हैं, और लेट सपोज यहाँ पे इसको ये इन्फ्लेमेशन हो गई। हमने कहा कि इस बंदे को नमूनिया हो गया। जब नमूनिया होता है इसका मतलब लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है। जब लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन की वजह से लंग्स के अंदर यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो पेन महसूस करवाते हैं आपको, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। यानी यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं, छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं, वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं। और वो आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि भाई हमारे इर्द गिर्द तो इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो ब्रेन को सिग्नल जाता है और ब्रेन में फिर आपको दर्द महसूस होता है कि आपके चेस्ट के अंदर, मतलब वो फील करवाता है आपको कि आपके चेस्ट के अंदर पेन हो रही है। तो चेस्ट पेन क्यों होगी, समझ आइए आप लोगों को, कि जब लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेशन के इर्द गिर्द जो पेन महसूस करवाने वाले न्यूरॉन है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और जब वो स्टिमुलेट हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको पेन फील होती है। और ये चूंकि लंग्स आपके चेस्ट में है तो चेस्ट में आपको पेन महसूस होगी। क्लियर हो गया? डेस्निया क्यों होगा, यानी सांस लेने में तकलीफ क्यों होगी? जाहिर है, अगर आपको चेस्ट के अंदर पेन है तो आप जब सांस लोगे और सांस लेते वक्त आपको दर्द होगा, तो दर्द की वजह से आपको सांस लेने में भी तकलीफ होगी, तो डेस्निया भी होगा। ठीक है। तीसरी चीज जो है वो एक्सुडेटिव स्पूटम है। स्पूटम जो है वो क्यों क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा, लेट सपोज ये आपका लंग्स है, ये जो है ईयरवे है, लेट सपोज ये लेट सपोज एल्विलाई है। अब जब यहाँ पे इनफेक्ट इन्फ्लेमेशन हो गई है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो इन्फ्लेमेशन में हमने पढ़ा है, हमने जनरल पैथोलॉजी में पढ़ा है कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे न्यूट्रोफिल्स आते हैं, वहां पे मैक्रोफेजेस आते हैं, वहां पे जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ से प्रोटीन लीक आउट होके इस जगह पे आते हैं, फ्लूइड लीक आउट होके इस जगह पे आता है, न्यूट्रोफिल्स जो है वो लीक आउट होके इस जगह पे आते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी एल्विलाई के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड आएगा, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे, प्रोटीन लीक आउट होगा। ये सारी चीज जब इधर जमा होगी, जब ये सारी चीज इधर जमा होगी और इन दीवारों के साथ लगेगी तो कफ रिफ्लेक्स जनरेट होगा, आपको खांसी आएगी। जब खांसी आएगी तो ये मवाद जो है ये आप खांसी की वजह से ऊपर जाएगा और आपके मुंह में आएगा, जिसको हम स्पूटम यानी बलगम कहते हैं। तो जो एक्सुडेट है यानी स्पूटम आएगा। स्पूटम क्यों बना? क्योंकि भाई यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, और जहां पे इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे न्यूट्रोफिल्स आते हैं, वहां पे फ्लूइड आता है, वहां पे प्रोटीन लीक आउट होते हैं, वहां पे मैक्रोफेजेस आते हैं। ये सारा मवाद इधर जमा होता है और आप कांसते हो। जब कांसते हो तो ये यहाँ से किक आउट होके ऊपर आपके गले में और आपके मुंह में आ जाता है। हम कहते हैं कि बंदे को कफ के साथ, खांसी के साथ स्पूटम आ गया, यानी एक्सुडेटिव कफ होगी, प्रोडक्टिव कफ होगी। फीवर क्यों होगा? जाहिर है, जब भी आपके जिस्म के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो इस लेट सपोज ये आपके इन्फ्लेमेशन हुई है, तो इन्फ्लेमेशन जहां पे हुई है यहाँ से कुछ चीजें रिलीज होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर प्रोस्टाग्लैंडीन्स, प्रोस्टाग्लैंडीन्स या प्रोस्टाग्लैंडीन एक को, और इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन
ल्यूकिन, ये मुख्तलिफ चीजें हैं जहां पे जिस्म में कहीं पर भी जहां पे इन्फ्लेमेशन होती है, उस इलाके से प्रोस्टाग्लैंडिन और इंटरल्यूकिन, यानी पीजी और आईएल, प्रोस्टाग्लैंडिन और इंटरल्यूकिन, ये रिलीज होते हैं और ये जाके आपके हाइपोथैलेमस में जाते हैं। ब्रेन के अंदर आपका एक जगह है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, जहां से आपके जिस्म का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन और इंटरल्यूकिन यहाँ से जो पैदा हुए, ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड के जरिए से ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में जाते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन और कंट्रोल करने वाला सिस्टम है जिसको हम टेम्परेचर सेंटर कहते हैं। वहां जाते हैं और उसे कहते हैं कि भाईजान इस बंदे के पूरे जिस्म का टेम्परेचर बढ़ा दो। तो वहां से आपके पूरे जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपको बुखार हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स जो थे ये आपको समझ में आ गए हैं, CDEF यस सर। यस सर। सबको समझ आ गए हैं। सर ये फीवर का काइंडली रिपीट कर दीजिए सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। फीवर का मैंने ये कहा कि जिस्म में जब जहां कहीं पर भी आपको इन्फ्लेमेशन हो, तो इन्फ्लेमेशन जहां पे हो रही होती है वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहे होते हैं और इंटरल्यूकिन रिलीज हो रहे होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन और इंटरल्यूकिन ब्लड के जरिए से ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में जाते हैं और हाइपोथैलेमस के अंदर एक छोटा सा जगह है जहां जिसको हम टेम्परेचर सेंटर कहते हैं, जो आपके पूरे जिस्म का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि इस बंदे का टेम्परेचर बढ़ा दो, पूरे जिस्म का टेम्परेचर बढ़ा दो। तो नॉर्मली अगर 98 टेम्परेचर था, 98 रखा हुआ था आपके हाइपोथैलेमस के अंदर जो टेम्परेचर सेंटर है, उसने 98 रखा हुआ था, 97 रखा हुआ था, नॉर्मल था। जब प्रोस्टाग्लैंडिन इंटरल्यूकिन ये ऊपर जाते हैं तो ये उसको 99 और 100 और 101 और 102 तक ले जाते हैं। आपकी पूरे जिस्म का टेम्परेचर 101 102 तक चला जाता है और आप कहते हो कि आपको बुखार हो गया, फीवर हो गया। तो फीवर तो हर इन्फ्लेमेशन में होगी, तो नमूनिया भी लंग का एक इन्फ्लेमेशन है, तो इसलिए इसमें भी फीवर होगी। ये इसके थे सिम्टम। समझ आइए आप लोगों को? जी सर, आगे थैंक यू। अच्छा, अब हमारे पास है क्लासिफिकेशन। हमारे पास नमूनिया की बहुत सारी किस्में हैं, मुख्तलिफ तरीके से हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ, ठीक है। तो हम जो है आज क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और फिर मजीद जो है हम इसको कल इसको डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन हमने मुख्तलिफ तरीकों से की हुई है। मिसाल के तौर पर मैं हेडिंग दूंगा, नंबर 1 क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल यानी मरीज क्लिनिकली कैसा है। तो इसमें आपके पास दो तरह के नमूने होंगे। एक को हम कहते हैं एक्यूट नमूनिया, जो अचानक हो जाए। दूसरे को हम कहते हैं फल्मिनेंट फल्मिनेंट नमूनिया। तीसरे को हम कहते हैं क्रॉनिक नमूनिया। एक्यूट नमूनिया अभी हुआ, फल्मिनेंट नमूनिया ये अभी हुआ लेकिन बहुत सीवियर है। यानी फल्मिनेंट नमूनिया भी एक्यूट नमूनिया की ही एक टाइप है। एक्यूट नमूनिया अभी नमूनिया हो गया तो हम कहेंगे कि इस पर बंदे को एक्यूट नमूनिया है। अच्छा, अभी नमूनिया हुआ लेकिन बहुत सीवियर नमूनिया है तो हम कहेंगे इस बंदे को फल्मिनेंट नमूनिया। और क्रॉनिक नमूनिया एक लंबे अरसे से, कई महीनों से, कई हफ्तों से इस बंदे को नमूनिया चल रहा है तो हम कहेंगे इस बंदे को क्रॉनिक नमूनिया है। समझ नहीं आई? आइए सर। ठीक है। अब दूसरे जो हमारे पास टाइप का नमूनिया है वो है, दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो हमने की है एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन। एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन ये मेन क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसमें आप देखते हो कि भाई लंग्स के कौन से एरिया में इन्फ्लेमेशन हुई है, लंग के कौन से एरिया में नमूनिया हुआ है, उस बेस पे आपने नमूनिया को डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें हमारे पास तीन है, ठीक है। एक है हमारे पास ब्रोंको नमूनिया, ब्रोंको नमूनिया। दूसरा है हमारे पास लोबार नमूनिया।
और तीसरा है हमारे पास इंटरस्टिशियल। ये अभी तक जो हमने पढ़ा ये सारा आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया? सर आ गया। यस सर, यस सर, यस। ठीक है, तो ये इंटरस्टिशियल नमूना। अब इसमें क्या फर्क है? देखो, हमें लंग्स की एनाटॉमी का पता है कि लोब किसे कहते हैं, ब्रोंकाई किसे कहते हैं, इंटरस्टिशियम किसे कहते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसके साथ ड्रा कर देता हूँ ताकि आप लोग फिर क्लियर हो। देखो, ये लंग्स हैं आपके, ठीक है। अब लेट्स सपोज लंग के अंदर ये ब्रोंकाई है, प्राइमरी और फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को पता है या नहीं पता? पता है सर। पता है सर। अब देखो, जो ब्रोंको नमूनिया है इसमें हम कहेंगे कि द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टर्मिनल ब्रोंकियोल। ये बिल्कुल जहां पे एल्विलाई है, ये एल्विलाई के अंदर जो ईयरवे इंटर हो रही है, इस ईयरवे के अंदर यहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन होगी हम इसको ब्रोंको नमूनिया कहेंगे। यानी अगर मैं इसको ड्रा करूं इधर ही, ये यहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम कहेंगे इस बंदे को ब्रोंको नमूनिया हो गया। यानी जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो तो हम इसको क्या कहेंगे? ब्रोंको नमूनिया। यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ये आप लोग इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह समझ लो। ये बहुत कंफ्यूजन है, अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। ये ब्रोंको नमूनिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टर्मिनल ब्रोंकियोल। अब गौर से देखो, अगर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में भी इन्फ्लेमेशन हो और ये इन्फ्लेमेशन इधर से होता 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 एल्विलाई में भी आ जाए तो हम इसको कहते हैं ब्रोंको एल्वियोलर नमूनिया। यानी ब्रोंको नमूनिया तो अगर सिर्फ टर्मिनल ब्रोंकियोल इन्फ्लेम्ड हो, अगर टर्मिनल ब्रोंकियोल इन्फ्लेम्ड हो और ये इन्फ्लेमेशन उधर से होता 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 एल्विलाई में भी आ जाए तो हम कहते हैं ब्रोंको एल्वियोलर नमूनिया। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर आ गई। आइए सर। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे नंबर पर है लोबार नमूनिया। हमें पता है कि हमारे लंग्स के अंदर लोब्स होते हैं। राइट लंग के अंदर 3 लोब हैं। ये आपका अपर लोब, ये आपका मिडल लोब और ये आपका लोअर लोब। और जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर 2 लोब्स हैं, एक अपर और एक लोअर। तो अगर पूरे के पूरे लोब के अंदर जैसे ये अपर लोब, पूरे के पूरे लोब के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई तो हम कहेंगे इस बंदे को अपर लोबार नमूनिया है। यानी इसके पूरे के पूरे अपर लोब में इन्फ्लेमेशन हो गई है। यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ए लोब, वन आर मेनी। यानी अगर इस बंदे के इस अपर लोब में भी हुई हैं और लोअर लोब में भी हुई हैं, हम क्या कहेंगे कि इस बंदे को लोबार नमूनिया है। अपर लोब इन्वॉल्व है और लोअर लोब इन्वॉल्व है। लेकिन अगर सिर्फ लोब में हो, बाहर ना हो, तो इसको हम लोबार नमूनिया कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ ए लोब, वन या मेनी, एक लोब इन्वॉल्व हो सकता है या ज्यादा लोब इन्वॉल्व हो सकता है। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर आ गई। तीसरे नंबर पर है इंटरस्टिशियल नमूनिया। अब इंटरस्टिशियम किसे कहते हैं? ये देखो, ये आपके ईयरवे हैं और ये आपका एल्विलाई है। इसके बाहर ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो सपोर्ट कर रहा है, जो सपोर्ट के लिए है, इस इंटरस्टिशियम के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो हम इसको कहेंगे इंटरस्टिशियल नमूनिया। इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटरस्टिशियम ऑफ लंग।
ऑफ इंटरस्टिशियम। समझ आइए आप लोगों को? यस सर। यस सर। अब जो लोबार नमूनिया है, इसको उलमा कराम ने एक दूसरा नाम भी दिया है, इसको टिपिकल नमूनिया भी कहते हैं। और जो इंटरस्टिशियल नमूनिया है, इसको भी उलमा कराम ने दूसरा नाम दिया है एटिपिकल नमूनिया। तो एनाटॉमिकली नमूनिया की 3 टाइप हो गए। ब्रोंको नमूनिया, वैसे 4 टाइप आप इसको कह सकते हो। ब्रोंको नमूनिया अगर सिर्फ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स इन्वॉल्व हो, अगर सिर्फ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन हो। ब्रोंको एल्वियोलर नमूनिया अगर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स भी इन्वॉल्व हो और एल्विलाई भी इन्वॉल्व हो तो फिर ब्रोंको एल्वियोलर हो जाएगा। लोबार नमूनिया अगर पूरे का पूरा लोब इन्वॉल्व हो, जैसे यहाँ पे अपर लोब और लोअर लोब इन्वॉल्व है, यानी एक लोब पूरा या उसका आधा हिस्सा, यानी लोब तक वो बात अगर हो तो फिर इसको लोबार नमूनिया या टिपिकल नमूनिया भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल नमूनिया, जिसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो सपोर्टिव टिश्यू है, जो इर्द गिर्द आपके लंग्स के अंदर सपोर्ट का काम कर रहा है, जिसको हम इंटरस्टिशियम कहते हैं, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, नमूनिया हो जाए, तो ये इंटरस्टिशियल नमूनिया या एटिपिकल नमूनिया कहलाता है। समझ आइए इसकी? यस सर। समझ आइए? यस सर। यस सर। ठीक है। जी सर। तीसरी जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास, वो है हमारे पास हिस्टोलॉजिक। हिस्टोलॉजिक क्लासिफिकेशन, इसमें सिंपली आपने ये समझना है कि देखो, या तो हुआ इस तरह, लेट सपोज ये 2 एल्विलाई है, तो हिस्टोलॉजिकली आपके पास 3 तरह के नमूने हो सकते हैं। एक तरह के नमूने में क्या होगा कि आपके एल्विलाई के अंदर पस है। एक ये नमूनिया हो गया कि आपने जब हिस्टोलॉजी यानी टिश्यू को देखा, लंग्स के टिश्यू को देखा, तो आपको पता चला कि इस बंदे को नमूनिया है और इस बंदे के एल्विलाई के अंदर बहुत ज्यादा पस जमा है। तो ये एक किस्म का नमूनिया हो गया। ठीक। दूसरे किस्म के नमूने में आपने देखा कि इस बंदे के जो इंटरस्टिशियम है, इस इंटरस्टिशियम के इर्द गिर्द, सॉरी, जो एल्विलाई है उसके इर्द गिर्द इन्फ्लेमेशन चल रही है, जिसको हम इंटरस्टिशियम कहते हैं। आपने टिश्यू को देखा, लंग्स के टिश्यू को देखा, तो आपको पता चला कि एल्विलाई के अंदर तो कुछ नहीं है, पस वगैरह नहीं है, लेकिन इंटरस्टिशियम जो है वो इन्फ्लेम्ड है। तो एक ये दूसरी किस्म का नमूना हो गया। तीसरे में आपने देखा कि इस बंदे के एल्विलाई के अंदर पस नहीं है, इंटरस्टिशियम भी इन्फ्लेम्ड नहीं है, लेकिन इस बंदे के लंग्स के अंदर तो या ग्रेनुलोमा बने हुए हैं, या कैविटीज बनी हुई हैं, या नेक्रोसिस हुई है, यानी ये जगह नेक्रोज्ड हो गई है, डेड हो गई है, या तो ग्रेनुलोमा बने हुए हैं। यानी अगर मैं इसको इस तरीके से 3 उसमें वो करूं, तो मैं एक में कहूंगा कि पस फिल्ड एल्विलाई, ये एक किस्म का नमूनिया हो गया। दूसरा इन्फ्लेम्ड इंटरस्टिशियम, और तीसरा ग्रेनुलोमास ग्रेनुलोमा कैविटी, या तो कोई ग्रेनुलोमा बना हुआ है या कैविटी बनी हुई है, या उस जगह पे नेक्रोसिस हुई है। लंग्स का एक किस्सा आपने देखा, वहां पे ग्रेनुलोमा बने हुए हैं, या वहां पे कैविटीज बनी हुई हैं, या वो जगह नेक्रोटाइज्ड हो गई है, नेक्रोज हो गई है। तो ये 3 तरह के नमूनिया हिस्टोलॉजिकली जो है वो आपके पास आते हैं। समझ आइए यहाँ तक? यस सर। जी सर।
जी अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइम कितना रहता है? सर 2 मिनट है। 2 मिनट है। चले, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह कल हम इस नमूनिया वाले टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके सर।